कहानी की शुरुआत में एक शादी का वीडियो फुटेज दिखाया जाता है जिसमें दूल्हे दुल्हन के दोस्त और रिश्तेदार उनके साथ गुजारे कुछ अच्छे लम्हों और विचारों को उजागर करते हुए नजर आते हैं। ये शादी है क्लिफ और सिडनी की, जो शादी के बाद अपना हनीमून मनाने हवाई द्वीपों की खूबसूरत वादियों की ओर निकल चुके हैं। हवाई यूएस का ही एक हिस्सा है। रास्ते में वे दोनों अपनी शादी का वीडियो देखते हुए उन खुशनुमा पलों से अपनी यादें ताजा कर रहे थे। साथ ही सिडनी जीप चला रहे क्लिफ की गोद में लेटी हुई उस पूरी जर्नी का भी वीडियो शूट कर रही थी। इसी प्रकार वे लोग कुछ दूर जीप से सफर तय करने के बाद हेलीकॉप्टर पर रोमांच भरा सफर तय करने हवाई के अगले द्वीप की ओर निकल पड़ते हैं, जहां से उन्हें हवाई की सुहावनी वादियों का मनोरम दृश्य नजर आता है। उसकी खूबसूरती उन्हें मंत्रमुग्ध कर देती है। इसी प्रकार प्रकृति के आकर्षक नजारों का लुत्फ उठाते हुए वे दोनों अपने अगले रोमांच यानी हाइकिंग की ओर बढ़ जाते हैं। इससे पहले वे हाइकिंग के लिए लगने वाला सामान खरीदने के लिए वे लोग एक शॉप में रुकते हैं। हाइकिंग के लिए लगने वाला सारा सामान खरीदने के बाद क्लिफ और सिडनी एक दूसरे को किस करते हुए आगे के सफर पर रवाना हो जाते हैं। इस दौरान जब उनकी जीप आगे बढ़ती है तो उस जीप के पहियों में दबे हुए एक अखबार के पन्ने को दिखाया जाता है, जिस पर यह खबर छपी होती है कि हवाई के होनोलुलु शहर में, जहां से क्लिफ और सिडनी हाल ही में घूमकर आए थे, वहीं पुलिस को एक नवविवाहित जोड़े की लाश मिली है। खबर के मुताबिक कातिल ने उस जवान युवक और युवती की हत्या करने के बाद बड़ी ही निर्ममता से उनके सारे दांत उखाड़ लिए थे और साथ ही कातिल ने उन दोनों के फिंगरप्रिंट भी काट दिए थे ताकि कोई मृतकों की पहचान न कर पाए। लेकिन बदकिस्मती से पुलिस अब तक उस कातिल को पकड़ नहीं पाई थी और वो कातिल अब भी हवाई की वादियों में खुलेआम घूम रहा था। उस खतरे से बेखबर क्लिफ और सिडनी अपनी नई जिंदगी को एंजॉय करते लुम्हाई बीच की ओर चले जा रहे थे। वहीं से उन्हें हाइकिंग शुरू करनी थी। इसी दौरान रास्ते में एक कपल उनसे लिफ्ट मांगता है। उन्हें देख क्लिफ आगे जाकर जीप रोक देता है, पर सिडनी किसी भी अनजान लोगों को लिफ्ट देना ठीक नहीं समझती थी, इसलिए वो जीप रोकने पर क्लिफ से नाराजगी जताती है। लेकिन तब तक उस कपल ने उनकी जीप पर अपनी बैग रखना शुरू कर दिया था। उनके बैग पर उनके नाम भी लिखे हुए थे, केल और क्लियो। क्लियो उनकी जीप में बैठ जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि अगर वे लुम्हाई बीच की तरफ जा रहे हों तो उन्हें भी साथ ले चलें। हालांकि सिडनी उनसे झूठ कहती है कि वे लोग यहीं पास में ही जा रहे हैं। क्लिफ को भी केल के शरीर पर बने टैटूज और उसका आवारा हुलिया कुछ खास पसंद नहीं आता, इसलिए वो भी सिडनी के झूठ में उसका साथ देता है। केल को भी समझ आ गया था कि वे लोग उन्हें लिफ्ट क्यों नहीं देना चाहते। वो क्लियो को तुरंत जीप से उतरने के लिए कहता है, लेकिन क्लियो सिडनी और क्लिफ से एक दोस्त की तरह बर्ताव करने लगती है और उन्हें अपनी शादी के फोटोज दिखाने लगती है। वो बताती है कि उन्होंने ओआहू द्वीप पर ही शादी की है। ओआहू वही द्वीप है जिसके होनोलुलु शहर में एक कपल की हत्या हुई है। क्लियो के फोटोज देखकर सिडनी को भी अब उसके साथ अपनापन सा महसूस होने लगता है, इसलिए वो उन्हें लिफ्ट देने के लिए मान जाती है। ये सुनकर क्लियो खुशी से सिडनी को गले लगा लेती है, पर उधर केल पहले उनके लिफ्ट देने के लिए मना करने की वजह से गुस्से में था। केल गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुनाता हुआ क्लियो को तुरंत जीप से उतर जाने के लिए कहता है। क्लियो भी गुस्से में जीप से उतर जाती है। उनका ये गुस्सैल स्वभाव देख क्लिफ और सिडनी स्तब्ध रह जाते हैं और तुरंत वहां से निकल जाते हैं। फिर करीब 10 मील की दूरी तय करने के बाद वे दोनों लुम्हाई बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां वे बाकी सारी बातें भूलकर अपने कैमरे में उन खुशनुमा लम्हों को संजोने लगते हैं। उसके बाद वे दोनों पहाड़ी पर बने छोटे छोटे रास्तों से होते हुए हाइकिंग पर निकल जाते हैं। लेकिन बहुत जल्द वे दोनों पहाड़ी के एक संकरे रास्ते पर आकर थम जाते हैं, क्योंकि वो रास्ता बहुत ज्यादा पतला और फिसलन भरा था और उसके नीचे गहराई में नुकीली चट्टानें भी थी, जिसे देख वे दोनों आगे जाने से कतराने लगते हैं। तभी उसी रास्ते पर चलता हुआ निक नाम का एक आदमी वहां आता है। निक बड़ी ही आसानी से बिना डरे उस संकरे रास्ते को पार कर जाता है और आगे जाकर क्लिफ और सिडनी का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें बताता है कि इस रास्ते को पार करने के लिए उन्हें तेजी से चलकर आगे आना होगा। निक के मार्गदर्शन से क्लिफ में भी हिम्मत आती है और वो भी उस रास्ते को पार कर जाता है। सिडनी भी उसके पीछे पीछे उस रास्ते पर चलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ जाता है। उसकी आवाज से पल भर के लिए सिडनी दबक जाती है और वो सीधे खाई में गिरने ही वाली होती है कि तभी ऐन मौके पर निक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे मौत के मुंह से ऊपर खींच लाता है। इस घटना से सिडनी की रूह तक कांप गई थी।
उसके बाद वे दोनों निक का शुक्रिया अदा करके उसके साथ ही आगे का सफर तय करने लगते हैं। इस दौरान निक को लग रहा था कि उसने क्लिफ को कहीं तो देखा है। उसकी जानी पहचानी शक्ल देखकर निक क्लिफ से पूछता है कि क्या वो किसी टीवी प्रोग्राम में काम करता है। जवाब में क्लिफ कहता है कि शायद निक को कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो तो उससे पहली बार मिल रहा है। और रही बात टीवी में काम करने की, तो क्लिफ टीवी प्रोग्राम में काम तो नहीं करता, लेकिन वो एक उभरता हुआ स्क्रीन राइटर है और उसकी पहली स्क्रिप्ट पर फिल्म भी बननी शुरू हो चुकी है। आगे चलकर रास्ते में उन्हें 3 लड़कियां मिलती हैं जो काफी डरी हुई लग रही थी और अपने फोन पर नेटवर्क ना होने की वजह से बेचैन हुई जा रही थी। उनमें से एक लड़की उन्हें बताती है कि थोड़ी देर पहले जब सिग्नल मिलने पर उसे उसके पिता का कॉल आया था, तब उन्हें उसके पिता से होनोलुलु में हुए नवविवाहित जोड़े के कत्ल की खबर मिली। वो बताती है कि पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि कातिल भी एक यंग कपल है, इसलिए वे लोग फोन पर सिग्नल की तलाश कर रहे थे ताकि उनके बारे में और ज्यादा जान सके। ये सुनकर क्लिफ और सिडनी भी भयभीत हो गए थे, क्योंकि वे दोनों भी हाल ही में होनोलुलु शहर से लौटे थे। क्लिफ और निक भी तुरंत अपने फोन पर सिग्नल चेक करते हैं, पर उनके फोन पर भी सिग्नल नहीं आ रहा था। क्लिफ ने तो इस बात से घबराकर वापस लौटने का मन बना लिया था, लेकिन सिडनी अपना हनीमून मनाए बगैर वापस लौटना नहीं चाहती थी। इसलिए वो डरे हुए क्लिफ को दिलासा देते हुए कहती है कि वो हादसा तो ओआहू द्वीप के होनोलुलु शहर में हुआ है, जबकि वे लोग अभी कवाई नाम के एक दूसरे ही द्वीप में हैं, इसलिए उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद वे तीनों अपना सफर जारी रखते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद तीनों एक जगह पर आकर रुक जाते हैं। दरअसल सिडनी और क्लिफ एक बीच की ओर जाने के लिए निकले थे, जबकि निक को एक सीक्रेट झरने की तरफ जाना था। हालांकि सिडनी ने भी उस सीक्रेट झरने के बारे में गाइड बुक में पढ़ रखा था, इसलिए वो भी निक के साथ उस सीक्रेट झरने पर जाने के लिए एक्साइटेड थी और निक को भी उन्हें साथ ले जाने से कोई एतराज नहीं था। पर क्लिफ सिडनी को रोकते हुए कहता है कि उन्हें निक की प्राइवेसी के बीच नहीं आना चाहिए। ये सुनकर निक आगे बढ़ जाता है। तभी क्लिफ देखता है कि केल और क्लियो, जिन्हें लिफ्ट न देने पर वे क्लिफ और सिडनी पर भड़के हुए थे, वे इत्तेफाक से उनके पीछे से ही आ रहे थे, जिन्हें देखकर डरा हुआ क्लिफ अपना मन बदल लेता है और निक के साथ ही सफर जारी रखने का फैसला करता है, जिसे सुनकर सिडनी खुश हो जाती है। फिर वे दोनों वापस निक के पीछे चल देते हैं। फिर लगभग 1 मील चलने के बाद वे लोग उस सीक्रेट झरने पर पहुंच जाते हैं, जहां झरने के नीचे राफ्ट पर लेटी हुई एक निर्वस्त्र लड़की को देखकर क्लिफ और सिडनी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस लड़की का नाम जीना था और वो निक की ही गर्लफ्रेंड थी। उसे देख निक भी अपने सारे कपड़े उतार कर उसके पास चला जाता है और उसे किस करने लगता है। निक क्लिफ और सिडनी से जीना का परिचय करवाते हुए उन्हें भी झरने में आने के लिए कहता है, पर निक ने अब तक के पूरे सफर में एक बार भी जीना का जिक्र नहीं किया था। ये बात क्लिफ को खटक रही थी। इस बात ने क्लिफ के मन में निक को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे, पर वहीं सिडनी निक और जीना को ज्वाइन करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड थी। वो क्लिफ को भी अपने साथ आने के लिए कहती है, लेकिन घबराए हुए क्लिफ को उस वक्त हवाई में घूम रहे उन कातिलों के बारे में जानने की बेसब्री थी। इसलिए वो सिडनी को अकेली छोड़कर नेटवर्क की तलाश में झरने के ऊपर चला जाता है और सिडनी अपने सारे कपड़े उतारकर निक और जीना को ज्वाइन कर लेती है। क्लिफ को पहाड़ी पर चढ़ते ही नेटवर्क मिल जाता है, जिसके बाद क्लिफ जब गूगल पर हवाई में हुए उन हत्याओं के बारे में सर्च करता है तो उसे एक और नई बात पता चलती है कि कत्ल करने के बाद वे कातिल कवाई द्वीप की तरफ फरार हुए हैं। दरअसल ये वही द्वीप है जहां पर क्लिफ और सिडनी अभी मौजूद हैं। ये खबर पढ़ते ही क्लिफ की चिंता अब डर में बदल जाती है। तभी क्लिफ को इंटरनेट पर उन कातिलों का एक फोटो भी मिल जाता है, जो एक सीसीटीवी कैमरे से लिया गया था। क्लिफ उस फोटो को डाउनलोड कर ही रहा होता है कि तभी केल और क्लियो अचानक उसके सामने आ जाते हैं, जिन्हें देख क्लिफ के चेहरे से जैसे हवाइयां ही उड़ जाती हैं। केल सनकियों की तरह बातें करता हुआ क्लिफ से कहता है कि इस जगह पर हर साल कोई न कोई मरता है। कभी किसी का पैर पहाड़ी पर फिसल जाता है, तो कभी किसी पर झरने के ऊपर से चट्टान गिर जाती है। केल की इन बातों से डर के मारे क्लिफ की धड़कनें तेज हो जाती हैं। वो केल से पूछता है कि क्या वो उसका पीछा कर रहा है। जवाब में केल उसकी बातों को पलटता हुआ कहता है कि उसे झूठ बोलने वाले लोगों से सख्त नफरत है। दरअसल केल क्लिफ से इस बात पर अब भी चिढ़ा हुआ था कि उसने उन्हें सड़क छाप समझकर लिफ्ट नहीं दी थी। हालांकि क्लिफ इस बात के लिए केल से माफी मांगता है और कहता है कि वे लोग तो केल और क्लियो को लिफ्ट देने के लिए तैयार भी हो गए थे,
लेकिन केल ने ही उनकी मदद नहीं ली। ये सफाई देकर क्लिफ वहां से जाने लगता है। हालांकि सन की केल उसका रास्ता रोक लेता है, लेकिन इससे पहले कि केल क्लिफ को कुछ कर पाता, निक वहां आ जाता है और मुस्कुराता हुआ उनके झगड़े को रफा दफा करने की कोशिश करता है। निक को देखकर केल क्लिफ का रास्ता छोड़ देता है, लेकिन जाने से पहले केल क्लिफ से कहता है कि वे दोबारा उनसे जरूर मिलेंगे, क्योंकि जिस बीच पर क्लिफ और सिडनी जा रहे हैं उन्हें भी वहीं जाना है। हालांकि क्लिफ उनको नजरअंदाज करता हुआ निक के साथ वहां से चला जाता है। वापस झरने पर आकर क्लिफ सिडनी से कहता है कि उन्हें जल्दी यहाँ से बीच की ओर निकलना चाहिए। निक और जीना भी उसी बीच पर जाने वाले थे, इसलिए वे लोग भी क्लिफ और सिडनी के साथ ही वहां से जाने का फैसला करते हैं। इस दौरान जब क्लिफ अपने बैग में बीच पर जाने के परमिट्स चेक करता है तो उसे उसकी बैग में वे परमिट्स नहीं मिलते। ये देख क्लिफ को बड़ा ताज्जुब होता है। तभी उसे वहां केल और क्लियो का बैग दिखता है। उसके दिमाग में एक शक घर कर जाता है कि जरूर केल और क्लियो ने ही उनके परमिट्स चुराए होंगे। ये सोचकर वो उनके बैग्स भी चेक करता है, पर उसे उनके बैग्स में भी परमिट्स नहीं मिलते। पर उसकी बैग में क्लिफ को एक पैरोल एजेंट का बिजनेस कार्ड मिलता है, जिसे देख क्लिफ ये अंदाजा लगाता है कि शायद केल पैरोल पर छूटा हुआ एक अपराधी है। इसके बाद तो क्लिफ वहां से निकलने में जरा भी देरी नहीं करता और सिडनी, निक एवं जीना के साथ अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। इसी दौरान रास्ते में निक क्लिफ और सिडनी को बताता है कि वो पहले मिलिट्री में एक स्पेशल ऑप्स यूनिट के लिए काम कर चुका है। निक की दिली ख्वाहिश थी कि क्लिफ उसकी जिंदगी पर भी कोई स्क्रिप्ट लिखे, इसलिए वो उसे अपने हैरत अंगेज किस्सों के बारे में बताना शुरू करता है। निक बताता है कि वो इराक की जंग में शामिल हुआ था, जहां उन्होंने सद्दाम हुसैन को मारा था। उस जंग के दौरान उसके पीछे ही एक लैंडमाइन फटी थी। उस धमाके की वजह से उसकी खोपड़ी में छेद हो गया था। डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए उसकी खोपड़ी में टाइटेनियम मेटल की एक प्लेट लगा दी थी। निक आगे बताता है कि उसकी खोपड़ी पर टाइटेनियम प्लेट लगवाना उसके लिए हमेशा फायदेमंद ही साबित हुआ है, क्योंकि जब भी वो किसी मेटल डिटेक्टर से गुजरता है तो सिक्योरिटी वाले उसकी खोपड़ी पर लगे मेटल को देखकर उसकी तलाशी लिए बगैर ही उसे जाने देते हैं। इस वजह से उनका ध्यान कभी भी उसके छोटे दोस्त गिलीगन की तरफ नहीं जाता है। गिलीगन का नाम सुनते ही क्लिफ और सिडनी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर निक किसके बारे में बात कर रहा है। तभी निक अपना पैंट ऊपर ओढ़ता है और उन्हें अपना दोस्त गिलीगन यानी एक धारदार चाकू दिखाता है। उस चाकू को देखकर सिडनी और क्लिफ सन्न रह जाते हैं। उसी वक्त जीना निक की तारीफ करते हुए कहती है कि निक को मारना कोई आसान काम नहीं है। यह सुनकर क्लिफ को अब निक और जीना के साथ आगे का सफर तय करने में असहजता महसूस होने लगती है, लेकिन फिर वो डरा सहमा उनके साथ सफर जारी रखता है। फिर आगे चलकर जब एक नदी को पार करके निक और जीना उनसे आगे निकल जाते हैं, तभी क्लिफ को मोबाइल पर नेटवर्क मिल जाता है और वो मूत्र विसर्जन करने के बहाने सिडनी को लेकर एक पेड़ के पीछे जाता है। वहां बैठकर सिडनी मूत्र विसर्जन करने लगती है और तभी क्लिफ उसे पुलिस द्वारा सीसीटीवी से ली गई उन कातिलों की फोटो दिखाता है, जिसे देख सिडनी भी चकित रह जाती है, क्योंकि उस फोटो में दिख रहे कातिल कुछ हद तक निक और जीना की ही तरह लग रहे थे। हालांकि फोटो धुंधली होने की वजह से उनका चेहरा पहचानना किसी के लिए भी मुश्किल था। सिडनी को निक और जीना के कातिल होने की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। वो कहती है कि वो जितनी भी देर जीना के साथ थी, उसे एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो कोई कातिल होगी। पर क्लिफ डर से बेहाल हो गया था। क्लिफ को निक के बताए उसकी जिंदगी के किस्से भी झूठे लग रहे थे। इस पर सिडनी कहती है कि वो कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सिडनी के मुताबिक निक ने उन्हें वो किस्से सिर्फ इस वजह से सुनाए थे ताकि वो उनकी जिंदगी पर भी किसी फिल्म की कहानी लिखे। लेकिन क्लिफ को अभी भी डर था कि निक और जीना उन्हें किसी सुनसान जगह पर ले जाकर मारना चाहते हैं। इसके साथ ही दिक्कत ये थी कि वे लोग जिस रास्ते से जा रहे थे, आगे वो रास्ता और सुनसान होता जाएगा और अगर निक और जीना ही कातिल हुए तो फिर आगे चलकर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। तभी क्लिफ और सिडनी जाने के लिए निक और जीना की तरफ मुड़ते हैं तो देखते हैं कि निक और जीना उन्हीं की ओर देख रहे थे। इसके बाद वे सब फिर से अपनी मंजिल की ओर बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें 2 वार्निंग बोर्ड भी दिखाई देते हैं, जिन पर संकरे रास्ते और तेज बारिश के कारण पैदा होने वाली समस्याओं के बारे में वार्न किया गया था। इसी बीच तेज बारिश होने की वजह से वे लोग एक जगह पर रुककर कैंप लगा लेते हैं। तभी अचानक कोई अनजान शख्स उनके कैंप के आसपास गश्त लगाता हुआ नजर आता है। फिर अगले ही पल निक जंगल की ओर मुंह किए ऐसे खड़ा हो जाता है मानो उसे सांप सूंघ गया हो।
उसे काफी समय से एक ही जगह पर खड़े देख बाकी लोग भी सहमे हुए जंगल की ओर देखने लगते हैं। इतने में निक मुड़कर वापस आता है और उन्हें बताता है कि उसे जंगल में कुछ बकरियों का झुंड दिखाई दिया है। ये कहकर निक अपने साथ लाए सामान से एक तीर कमान तैयार कर लेता है और डिनर के लिए बकरी के शिकार पर जाने की तैयारी करने लगता है। लेकिन क्लिफ को निक की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो खुद उन पेड़ों के बीच अपनी नजरें घुमाता है पर उसे वहां कोई बकरी नजर नहीं आती। निक क्लिफ को अपनी कुल्हाड़ी थामकर उसे भी अपने साथ शिकार पर चलने के लिए कहता है, पर निक का तीर कमान देखकर उसके भीतर ये डर समा गया था कि कहीं जंगल में ले जाकर निक उसका काम तमाम ना कर दे। इसलिए वो निक के साथ चलने से साफ मना कर देता है। पर फिर निक क्लिफ को डरपोक बिल्ली कहकर लड़कियों के सामने उसकी खिल्ली उड़ाने लगता है, जिसके बाद क्लिफ को अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए ना चाहते हुए भी निक के साथ जाना ही पड़ता है। इस दौरान जंगल में चलते हुए निक अचानक क्लिफ के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और अपना तीर कमान में लगाते हुए उससे कहता है कि वो जान चुका है कि क्लिफ उसे और जीना को कातिल समझ रहा है। निक आगे कहता है कि उन्हें कातिल समझना क्लिफ की भूल है। वहीं पर निक ये बात भी साफ कर देता है कि वो और जीना भी पहले क्लिफ और सिडनी को ही कातिल समझ रहे थे। लेकिन क्लिफ का शक निक से अभी दूर नहीं हुआ था। वो निक से पूछता है कि उसे तो यहाँ कोई बकरी नजर नहीं आई थी, फिर भला वो यहाँ किसका शिकार करने आया है। इस पर निक उसे बताता है कि कोई तो है जो उनका पीछा कर रहा है। उसने जंगल में 2 लोगों की परछाई देखी है, इसलिए वो उन लोगों को ढूंढने यहाँ आया है, ना कि शिकार करने। ये सुनकर क्लिफ भयभीत हो उठता है और सिडनी की सुरक्षा करने उसके पास जाने लगता है। लेकिन निक मना करते हुए कहता है कि अगर जीना सिडनी के साथ है तो उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर निक अपनी छानबीन शुरू कर देता है। उधर दूसरी ओर सिडनी और जीना कैंप में बैठे बैठे बातें कर रहे होते हैं। इस दौरान जीना सिडनी से पूछती है कि क्या वो क्लिफ के अलावा कभी किसी और लड़के से अट्रैक्ट नहीं हुई है। तो इस पर सिडनी कहती है कि वो तो सिर्फ क्लिफ के साथ बच्चे पैदा करके एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहती है। हालांकि जीना को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहती है कि उसके मुताबिक किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती और हर किसी का पास्ट होता ही है। तब सिडनी उसके सामने अपना एक राज खोलती है जो उसने कई सालों से अपने दिल में दफन कर दिया था। वो बताती है कि क्लिफ से पहले उसकी लाइफ में रॉकी नाम का एक लड़का था। रॉकी को सभी एक शरीफ इंसान समझते थे, लेकिन सिडनी को वो बाकी लोगों की राय से काफी अलग लगा। वो उसके कूल और रिस्की टाइप के अंदाज से उसकी दीवानी हो गई थी। फिर एक रात जब रॉकी उसे डेट पर एक झील के किनारे ले गया था, वहां वे दोनों प्रेम लीला में मग्न हो गए थे। लेकिन तभी रॉकी ने कार की हेडलाइट ऑन कर दी और सिडनी को कार से बाहर जाकर पत्तों के ढेर में कुछ देखने के लिए कहा। जब उसने पत्तों के ढेर में जाकर देखा तो उसे वहां पड़ोस का एक कुत्ता मरा हुआ मिला, जिसे रॉकी ने ही गला घोंटकर मारा था। उसने सिडनी को धमकी भी दी थी कि अगर उसने ये बात कभी भी किसी को बताई तो वो उसे भी मार डालेगा। ये बताते हुए सिडनी बहुत ज्यादा भावुक हो जाती है। तभी जीना सिडनी से पूछती है, तो क्या फिर उसने ये बात कभी किसी को बताई। इस पर सिडनी कहती है कि उसने आज तक ये बात उसके अलावा किसी को नहीं बताई। ये सुनकर जीना भी सहम सी जाती है। उधर दूसरी ओर जंगल में कातिल की तलाश करते हुए निक बेवजह ही क्लिफ को डराता हुआ उसे छेड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था, जिससे क्लिफ बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। तभी क्लिफ को जंगल में एक कपल कैंप फायर करते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देख क्लिफ वहां रुक जाता है और निक को भी उनकी ओर देखने के लिए धीमे से आवाज लगाता है। लेकिन निक उसकी आवाज सुन नहीं पाता और अपनी धुन में ही आगे निकल जाता है। इतने में जब क्लिफ करीब से उन कपल को देखने जाता है तो उसे अब वहां सिर्फ एक लड़की ही दिखाई देती है। लेकिन अगले ही पल अचानक एक लड़का क्लिफ के पीछे आ जाता है, जिसकी भनक लगते ही क्लिफ कुल्हाड़ी लेकर उस पर ऐसे टूट पड़ता है मानो कोई भेड़िया अपने शिकार पर झपट पड़ा हो। लेकिन फिर क्लिफ देखता है कि वो लड़का तो उसी शॉप का वर्कर था जहां से उन्होंने हाइकिंग के लिए सामान खरीदा था। हालांकि वो वर्कर तो बस क्लिफ को उसका परमिट लौटाने वहां आया था, जिसे क्लिफ उनकी शॉप में ही भूल आया था। ये जानने के बाद क्लिफ उसे छोड़ देता है और उससे माफी मांगकर कैंप पर लौट आता है। उसके कुछ समय बाद निक भी एक बकरी का शिकार करके कैंप में लौट आता है। जीना निक के साथ मिलकर उस बकरी को इस बेदर्दी से काटती है कि उसे देखकर ही क्लिफ और सिडनी का दिल दहल उठता है। जीना और निक का खूंखार रवैया देखकर अब सिडनी को भी यकीन हो चुका था कि हो ना हो निक और जीना ही असली कातिल हैं और वे दोनों क्लिफ और सिडनी को अपना शिकार बनाने यहाँ ले आए हैं।
ये सोचकर क्लिफ और सिडनी बहुत ज्यादा डर जाते हैं और अपने कैंप में जाकर उनसे बचकर भागने का प्लान बनाने लगते हैं। क्लिफ उसे समझाता है कि वे ऐसे ही उनकी नजरों के सामने से नहीं भाग सकते, क्योंकि वे अभी सुनसान इलाके में हैं और समुद्री बीच वहां से 2 मील की दूरी पर है। इसलिए उन्हें बीच पर पहुंचने तक निक और जीना के साथ हंसी खुशी रहना होगा, ताकि उन्हें ये न लगे कि वे उनकी असलियत जान चुके हैं। सिडनी को भी क्लिफ की बात सही लगती है। उसके बाद वे दोनों नींद की आगोश में चले जाते हैं। फिर अगली सुबह हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर जब क्लिफ कैंप से बाहर निकलता है तो देखता है कि पुलिस हेलीकॉप्टर से कातिलों की तलाश कर रही थी। पुलिस उन चारों की भी तफ्तीश करके आगे निकल जाती है। खुशकिस्मती से पुलिस को कुछ ही देर बाद जंगल में छुपे हुए असली कातिल मिल ही जाते हैं। उन कातिलों को देखने के लिए क्लिफ, सिडनी और जीना जब भागते हुए उस जगह पर जाते हैं तो देखते हैं कि वे कातिल कोई और नहीं बल्कि केल और क्लियो ही थे। पुलिस को सबूत के तौर पर उनके पास कुछ औजार और उन लोगों के दांत मिले थे जिनका कत्ल हुआ था, इसलिए पुलिस तुरंत उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। हालांकि वे दोनों लगातार से पुलिस के आगे अपने बेगुनाह होने की गुहार लगा रहे थे, पर पुलिस उनकी एक नहीं सुनती और उन्हें गिरफ्तार करके ले जाती है। ये देखकर अब जीना, सिडनी और क्लिफ बेफिक्र हो गए थे। तब जीना भी क्लिफ और सिडनी के सामने ये खुलासा करती है कि उसे तो क्लिफ और सिडनी पर ही कातिल होने का शक था। क्लिफ और सिडनी भी जीना को बताते हैं कि वे दोनों भी जीना और निक को ही शक की नजर से देख रहे थे। ये सुनते ही तीनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। अब जबकि कातिल पकड़ा जा चुका था, इसलिए वे चारों बेफिक्र होकर एक नए जोश के साथ बीच की तरफ रवाना हो जाते हैं और कुछ खूबसूरत यादों को अपने कैमरे में संजोते हुए अंततः बीच पर पहुंच ही जाते हैं, जहां वे बीच पर मौजूद बाकी हाइकर्स के साथ मौज मस्ती करने लगते हैं। फिर कुछ वक्त बाद क्लिफ निक के पास आता है और उसे अपने साथ सी केव्स देखने चलने के लिए कहता है। इसके लिए क्लिफ ने कुछ हाइकर्स को पैसे देकर उनकी 2 नाव भी उधार ले ली थी। हालांकि निक ने उस वक्त जीना के साथ कुछ और ही प्लान सोच रखा था, इसीलिए वो क्लिफ के साथ चलने से इनकार कर देता है, पर फिर क्लिफ के अधिक जोर देने पर वो मान जाता है। उसके बाद वे दोनों नाव लेकर सी केव्स की तरफ निकल जाते हैं। जाने से पहले निक सिडनी से जीना को बताने के लिए कहता है कि वे आज शाम तक सी केव्स से लौट आएंगे। चंद पलों के बाद ही जीना वहां आती है। सिडनी उसे बताती है कि निक और क्लिफ सी केव्स की तरफ जा रहे हैं और दिन ढलने से पहले लौट आएंगे। ये जानने के बाद जीना उन्हें जाते हुए कैमरे में रिकॉर्ड करने लगती है। तभी जीना को उस कैमरे में एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ दिखता है। जीना जब उस कार्ड को इंसर्ट करती है तो उसे क्लिफ और सिडनी के शादी की फोटोज मिल जाती है, जिन्हें जीना सहृदय देखने लगती है। इसी दौरान जीना को उन फोटोज में कुछ ऐसा दिखाई देता है जिसे देख जीना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो तुरंत कैमरा छोड़कर निक को वापस बुलाने के लिए आवाज लगाने लगती है, लेकिन दुर्भाग्य से निक उसकी आवाज सुन नहीं पाता। जीना निक को कॉल करने की भी कोशिश करती है, लेकिन उसके फोन पर नेटवर्क नहीं होता। ये देख जीना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी कुल्हाड़ी उठाकर भागती हुई एक दूसरे रास्ते से समुद्री गुफा की ओर जाने लगती है। जीना को ऐसे भागते देखकर सिडनी भी वहां आ जाती है और अपने कैमरे में वही फोटो देखने के बाद वो भी जीना के पीछे भागने लगती है। दरअसल जीना ने कैमरे में जो फोटो देखा था वो क्लिफ और सिडनी का ही फोटो था, लेकिन असली क्लिफ और सिडनी का। और इतने वक्त से निक और जीना जिनके साथ घूम रहे थे वे लोग क्लिफ और सिडनी नहीं बल्कि उनके कातिल थे। असल में क्लिफ वही सन की रॉकी था जिसके बारे में सिडनी ने जीना को बताया था। उन दोनों ने मिलकर हनीमून मनाने आए असली सिडनी और क्लिफ को मारकर उनके दांत और फिंगरप्रिंट निकाल लिए थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए। फिर उन कातिलों ने क्लिफ के कैमरे में मौजूद उनकी शादी के वीडियो को देखकर उनके बारे में सब कुछ जान लिया था, साथ ही उनकी तरह बात करना भी सीख लिया था। और तभी से वे दोनों क्लिफ और सिडनी के रूप में अपना हनीमून मना रहे थे। इंटरनेट पर कातिल की जो धुंधली तस्वीर थी वो किसी और की नहीं बल्कि रॉकी और सिडनी की ही थी। दरअसल रॉकी को मेथाम्फेटामाइन ड्रग की लत थी, जिसे लेने पर इंसान शैतान की भांति गुस्सैल हो जाता है, और सन की रॉकी उस ड्रग को लेने के बाद दरिंदा बन जाता था। उसे जिसका भी व्यक्तित्व पसंद आता था वो उसे मारकर उनकी पहचान चुरा लिया करता था और उनकी तरह जिंदगी जीता था। इस काम में सिडनी ना चाहते हुए भी उसका साथ देती थी, क्योंकि वो रॉकी को दिल से प्यार करती थी, लेकिन रॉकी उसे सिर्फ अपने मतलब के लिए साथ रखता था। यहाँ तक कि उसने सिडनी को भी ड्रग का आदी बना दिया था। इसी दौरान हम फ्लैशबैक में निक और जीना को भी देखते हैं
जो कत्ल के दिन होनोलुलु में मौजूद थे। उस दिन जब सिडनी और रॉकी भेष बदलने के बाद नाव में सवार होकर होनोलुलु से निकल रहे थे, तब निक और जीना भी उसी नाव की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वो नाव उनसे मिस हो जाती है। इसी दौरान निक क्लिफ का रूप ले चुके रॉकी की एक झलक देख चुका था, इसीलिए उसे क्लिफ की शक्ल जानी पहचानी सी लग रही थी। फिर आगे चलकर रॉकी और सिडनी को केल और क्लियो मिल गए थे, जो अनजाने में ही रॉकी और सिडनी से पंगा लेकर उनके लिए बलि के बकरे बन गए। रॉकी को जब झरने पर केल और क्लियो का बैग मिला था, तो उसी ने उनके बैग में अपने औजार और मृतकों के दांत छुपा दिए थे। फिर जब रॉकी जंगल में शॉप वर्कर से मिला, तब उसी ने उस वर्कर को केल और क्लियो के कातिल होने की खबर पुलिस को देने के लिए कहा, और फिर उस वर्कर के पुलिस को खबर करते ही पुलिस ने सबूत के साथ केल और क्लियो को गिरफ्तार कर लिया था। इस तरह बड़ी ही सफाई से रॉकी और सिडनी ने पुलिस को चकमा दिया और अब वे हवाई में आजाद घूम रहे थे। अपने सफर के दौरान जब सिडनी और रॉकी निक और जीना से मिले, तब उन्होंने निक और जीना को अपना अगला शिकार बनाने का फैसला कर लिया, ताकि उन्हें मारकर वे लोग उनकी भी पहचान चुरा सकें। रॉकी और सिडनी की सच्चाई पता चलते ही जीना पहाड़ी के रास्ते से सी केव्स की ओर निकल गई थी, लेकिन अभी तक वो निक को ढूंढ नहीं पाई थी। लेकिन रॉकी अब तक निक को सी केव्स में ले जा चुका था। इस बीच निक रॉकी की टेढ़ी मेढ़ी बातों से गौर करता है कि अचानक रॉकी का स्वभाव बदल गया है। रॉकी के स्वभाव में गड़बड़ी का एहसास होते ही निक रॉकी से सतर्क हो जाता है। तभी रॉकी अपना चश्मा निकालकर उसे तोड़ देता है। रॉकी से खतरा महसूस होते ही निक अपना चाकू हाथ में लेता है, पर इससे पहले कि वो चाकू को इस्तेमाल कर पाता, रॉकी ने अपनी बंदूक से निक को शूट कर दिया। इतने में ही जीना भी वहां पहुंच जाती है और निक को मरते देख चीख पड़ती है। उसे देख रॉकी उस पर भी अंधाधुंध गोलियां चलाता है, लेकिन जीना वहां से हटकर बच जाती है। पर अब बदकिस्मती से जीना का पीछा करते करते सिडनी भी वहां पहुंच गई थी और चाकू लेकर जीना की तरफ ही बढ़ रही थी। उसे देख जीना भी कुल्हाड़ी उठा लेती है, लेकिन सिडनी उस पर कूद पड़ती है, जिससे जीना की कुल्हाड़ी छूटकर पहाड़ी से नीचे गिर जाती है और रॉकी के बिल्कुल करीब से होते हुए निक की नाव में जा घुसती है। उसके बाद जीना और सिडनी में झड़प होने लगती है। तभी सिडनी जीना के पेट पर लात मारकर उसे पस्त कर देती है। फिर सिडनी अपना चाकू उठाकर दौड़ती हुई जीना की तरफ आती है। हालांकि जीना ऐन मौके पर उस रास्ते से हट जाती है और सिडनी सीधे नीचे पानी में जाकर गिरती है। पर गिरने से पहले सिडनी ने जीना के पैर में चाकू घुसा दिया था। दर्द से बेहाल जीना अपने पैर से चाकू निकालकर अपने फोन में सिग्नल ढूंढने लगती है। खुशकिस्मती से तभी उसके मोबाइल पर एक टेलीमार्केटिंग एजेंट का फोन आता है। जीना उससे मदद की गुहार लगाते हुए उसे अपनी करंट सिचुएशन बताती है। जीना उसे पुलिस को कॉल करके यहाँ जल्द से जल्द मदद भेजने के लिए कहती है, लेकिन वो एजेंट उसकी बातों पर गौर ही नहीं कर रहा था। सिडनी उससे काफी मिन्नतें करती है। तभी जीना को नाव में सवार सिडनी दिखाई देती है। सिडनी वॉकी टॉकी पर रॉकी को कुछ इंस्ट्रक्शन दे रही थी। इससे पहले कि जीना कुछ समझ पाती, अचानक रॉकी उसके पैरों को जकड़ लेता है। जीना किसी तरह खुद को उससे छुड़ा लेती है, जिसके बाद रॉकी उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगता है, लेकिन खुशकिस्मती से जीना उससे भी बच जाती है। इतने में मौका पाकर जीना रॉकी के हाथ में अपना चाकू घुसा देती है, जिससे रॉकी दर्द से कराह उठता है। तभी मौका देखकर जीना वहां से भाग जाती है, पर सनकी रॉकी उस चाकू को अपने हाथ से निकालकर पहाड़ी पर चढ़ जाता है और सिडनी को बताता है कि जीना ने फोन पर किसी से मदद मांगी है, इसलिए इससे पहले कि पुलिस यहाँ पहुंचती, रॉकी सिडनी को ही बीच पर जाकर पुलिस को गुमराह करने के लिए कहता है और खुद मौत बनकर जीना के पीछे लग जाता है। वहीं दूसरी ओर निक अब भी जिंदा था और अपनी नाव के नीचे छुपा सांस ले रहा था। वो उठकर वापस अपनी नाव पर चढ़ जाता है। दरअसल रॉकी की गोली निक की खोपड़ी में लगे मेटल प्लेट पर लगी थी। इस वजह से रॉकी की गोली बेअसर रही। अब निक रॉकी से बदला लेने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठा लेता है और उसके पीछे चला जाता है। उधर दूसरी ओर जीना जब क्लिफ से बचकर भाग रही होती है, तभी उसे कुछ लोग पकड़ लेते हैं। उनमें से एक आदमी इमरजेंसी मेडिकल टीम से था। जीना को जख्मी देखकर वे लोग उसकी मरहम पट्टी करना चाहते थे। जीना उन्हें बताती है कि एक हत्यारा उसे मारने के लिए उसका पीछा कर रहा है, लेकिन उन लोगों को जीना के डर के पीछे की गंभीरता का एहसास ही नहीं हो रहा था। इसलिए जीना उनसे पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश करती है, पर वे लोग उसे जख्मी हालत में कहीं जाने भी नहीं दे रहे थे। इतने में ही रॉकी वहां आ जाता है और दोबारा शराफत का चोला ओढ़कर उन लोगों से कहता है
कि जीना उसकी दोस्त है, वो मेथाम्फेटामाइन ड्रग की आदी है, इसलिए वो बेकाबू होकर उससे दूर भाग रही है। हालांकि मेडिकल टीम के उस आदमी को मेथाम्फेटामाइन ड्रग के सिम्टम्स जीना में नहीं बल्कि रॉकी में ही नजर आ रहे थे, क्योंकि इस ड्रग को लेने से ड्रग का सेवन करने वाले की आंखों की पुतलियां भी बड़ी हो जाती हैं। इसलिए वे समझ जाते हैं कि रॉकी उनसे झूठ बोल रहा है। पर तभी रॉकी अपना भांडा फूटता देखकर जीना की मदद करने आए उन सारे लोगों को गोली मार देता है, जिसे देख जीना डर के मारे वहां से भागने लगती है। रॉकी जैसे ही जीना पर गोली चलाने वाला होता है, तभी ऊपर से निक चाकू लेकर उस पर कूद पड़ता है और अपने चाकू से उसके हाथों को चीर डालता है। हालांकि इस दौरान निक को भी रॉकी की गोली छूकर निकल गई थी, पर वो वापस उठ खड़ा होता है और अपना चाकू उठाकर रॉकी की तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान रॉकी के दोनों हाथ बुरी तरह से जख्मी थे, इसलिए वो जब निक पर गोलियां चलाता है तो उसका एक भी निशाना निक को नहीं लगता। इतने में ही निक वहां आकर रॉकी से उसकी बंदूक छीन लेता है। निक उसकी गर्दन पर बंदूक रखकर उसे मारने ही वाला होता है कि तभी सिडनी हेलीकॉप्टर में पुलिस के साथ वहां पहुंच जाती है और पुलिस को गुमराह करते हुए निक को ही उनका गुनहगार बताने लगती है। पुलिस वाले भी सिडनी की बातों में आकर निक को हथियार डालने के लिए कहते हैं, लेकिन निक अब भी रॉकी को मारने पर ही तुला हुआ था। ये देख अब पुलिस वाले भी निक को बंदूक के निशाने पर ले आते हैं। वे निक को शूट करने ही वाले होते हैं कि तभी जीना वहां आ जाती है। जीना रॉकी को एक लात मारकर जमीन पर गिरा देती है और निक को वहां से दूर ले जाती है। ये देख पुलिस वाले भी हमला रोक देते हैं। जीना और निक के एक दूसरे के प्रति सच्चे प्यार को देखकर सिडनी के अंदर की इंसानियत भी अब जाग गई थी। वो हमेशा चाहती थी कि रॉकी भी उससे इसी तरह प्यार करे, लेकिन उसे वो सब कभी भी रॉकी से नहीं मिला। पर अब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो पुलिस वालों को बता देती है कि रॉकी ही बीच पर घूम रहा असली कातिल है और वो आदत से मजबूर अब बंदूक उठाकर निक पर हमला भी करेगा। ये सुनते ही पुलिस वाले रॉकी के हमला करने से पहले ही उसे शूट कर देते हैं और इस तरह बुराई का अंत हो जाता है। फिर अंत में जब पुलिस निक और जीना को हेलीकॉप्टर से अस्पताल ले जा रही होती है, तभी निक जीना को शादी के लिए प्रपोज करता है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इस तरह ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि इस फिल्म की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी दिलचस्प फिल्मों की कहानियां देखते रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद।